दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली खबर हम देखने वाले हैं स्पेशल टास्क फोर्स से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स को सेटअप किया है ताकि ऑक्सीजन का जो एलोकेशन है ना, ऑक्सीजन का जो वितरण है हर स्टेट को सही मात्रा में उपलब्ध हो सके। अभी वर्तमान में क्या है ना, केंद्र सरकार जो है बेड के हिसाब से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। किस स्टेट में कितने बेड्स हैं उसी हिसाब से ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जा रही है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि बेड्स की तो लोगों को कमी पड़ गई है, लोग हॉस्पिटल में भर्ती तक नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको आप ऑक्सीजन कैसे दोगे फिर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऑक्सीजन हमें सही मात्रा में, सही अनुपात में सभी स्टेट को प्रोवाइड करना है। इसके लिए 12 मेंबर वाली एक टीम का इन्होंने गठन किया है ताकि अभी जो सप्लाई का क्राइसिस चल रहा है इससे निपटा जा सके। और अब जो वितरण किया जाएगा ना, वो इफ़ेक्टिव तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से, पूरी पारदर्शिता होना चाहिए, कोई अंदर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से एलोकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, वैज्ञानिक तरीके आप अपनाइए, ठीक है, सही अनुपात में दीजिए और सही क्वांटिटी में भी आपको देना है सभी स्टेट को, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम डीआरडीओ से रिलेटेड देखने वाले हैं। डीआरडीओ ने एक ड्रग को विकसित किया है, पिछले 1 साल से वो इस पर काम कर रहा था। पिछले साल जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, इलाज के लिए हमारे डॉक्टर्स लोग जूझ रहे थे, तो उसी दौरान कई सारे इन्होंने प्रयोग किए। एक ड्रग्स ये बनाने वाले थे, जो काम अब सफल हो गया है और इसको जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए जो है अनुमति भी मिल गई है। अब यदि हम डीआरडीओ की बात करें ना, तो हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है ये हमारे मिनिस्ट्री का। दूसरी बात ये है, जो भी स्टेट हैं उनको ये कहना चाहिए न्यू न्यू शस्त्र प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी के साथ साथ में। अब इस हिसाब से हम ये देखें ना कि किस किस मामले में डीआरडीओ ने अच्छा काम किया है, या फिर सेल्फ रिलायंस के रूप में, सेल्फ रिलीजियंस के रूप में इसने काम किया है, तो अग्नि है, पृथ्वी सीरीज़ की जो मिसाइल थी इनको बनाया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तेजस है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो गया, पिनाका है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश वाइड रेंज ऑफ राडार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम हो गए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाया है ताकि हमारा जो मिलिट्री है ना वो आत्मनिर्भर हो सके, हम भी अपने आप से कुछ चीज़ें बना सकें। और इसका जो सेंटेंस होता है ना, बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका मतलब ये हो गया जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है ना वो साइंस ड्राइव्स। इसका मतलब हो गया कि स्ट्रेंथ हमें साइंस से प्राप्त होती है। बलस्य मतलब हो गया बल का, और मूलम मतलब होता है मूल या फिर जड़। तो बल की जो जड़ है ना वो साइंस है। अब यदि हम इसकी स्थापना की, फॉर्मेशन की बात करें, तो इसको फॉर्म किया गया था 1958 में, ठीक है। पहले से टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट TDES काम करता था, ठीक है, इंडियन आर्मी में। और एक और जो संस्था काम करती थी जिसको DTDP कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ये दोनों जब मर्ज किए गए, इसको मिलाकर फिर बना था, इसके साथ साथ में DSO भी था, सभी को मिला के फिर बना था DRDO। उस टाइम में इनके पास 10 लेबोरेटरीज़ काम करती थी, लेकिन आज के टाइम में इतना आगे बढ़ गया है कि 50 से भी ज़्यादा लेबोरेटरीज़ यहाँ पर काम करती हैं। अब हमें इन्होंने जो ड्रग डेवलप किया है उसका नाम याद रखना है, 2 डी ग्लूकोज, ठीक है। ये पाउडर के फॉर्म में है, इसको आप पानी में घोलकर पी सकते हैं। स्पेशली जब व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो उस दौरान इसको ये दिया जाता है। तो इससे ये रिजल्ट सामने आता है कि जो RT-PCR जो टेस्ट हो रहे हैं ना, वो निगेटिव कन्वर्जन उसमें तेज़ी से देखने को मिलता है, तेज़ी से रिकवरी होती है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब यदि हम बात करें कि किन किन ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है, तो DRDO हो गया
और इसमें कोलैबोरेशन रहा था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद का। अब इसमें ये बताया गया है कि इसको आप कहीं पर भी बना सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और रिज़ल्ट भी ये अच्छा दे रहा है, जिससे जो ऑक्सीजन में जो डिपेंडेंस रहते हैं ना मरीज, उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑक्सीजन पर, उसको ये कम करने का काम करता है। अब यदि इसकी प्रोसेस की हम बात करें ना, तो ये जो ड्रग है वो जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल हुई है ना, उन पर ये एक्युमुलेट हो जाता, मतलब इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने से क्या करेगा, अब ये जो सेल्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनके ऊपर जम गया है, बैठ गया है, इकट्ठा हो गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश को हम भारत के नक्शे में देख लेते हैं, इसका पॉलिटिकल मैप। ठीक है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी वाले हिस्से में पड़ता है तमिलनाडु, और यदि इसके हम पश्चिमी वाले हिस्से की बात करें, पश्चिमी और दक्षिणी वाले हिस्से की, तो ये कर्नाटक के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और यदि हम ऊपर बात करें तो इसके बाद ये तेलंगाना के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद उड़ीसा के साथ में भी अपनी बाउंड्री को उत्तर की तरफ शेयर करता है। अब यहाँ पर एक झील है, कोलेरू झील, इसको हमें ध्यान रखना है कि ये किस स्टेट में स्थित है। और एक रिवर भी है जो कि इसमें हमें उल्लेख की गई है, पेन्नेरू। तो ये एक रिवर और एक ये झील, और जो ये जो झील है वो राजमुंद्री और विजयवाड़ा के बीच में स्थित है। ठीक है, और यदि जो नदी की हम बात किए थे तो उसमें कौन कौन से सिटी स्थित, जैसे कि नेल्लेरू हो गया, कडप्पा हो गया, अनंतपुर हो गया, ये सारी जो सिटी हैं इस नदी के किनारे पर बसी हुई हैं। अब यदि हम बात करें न्यूज़ की, तो यहाँ की एक लाइमस्टोन की खदान है जो कि ओपन टाइप की है। यहाँ पर ब्लास्ट होने के कारण 10 लोगों की डेथ हो गई है और भी कई सारे व्यक्ति ना इस मलबे में दब गए हैं। क्या हो रहा था कि एक ट्रक है, ट्रक में माल भरा हुआ था, तो जो वर्कर्स लोग हैं ना जिलेटिन स्टिक्स को अनलोड कर रहे थे, उसी दौरान ये विस्फोट हुआ और ये घटना घटित हुई है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है ना, पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जो सरकार लगा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, दोनों की ये आलोचना कर रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बजाय आप लॉकडाउन लगा रहे हो, आम जनता को आप परेशान कर रहे हो, चाहे वो शॉपकीपर्स हो चाहे वो लेबरर्स हो, सब लोग इस लॉकडाउन से परेशान हैं। आप बेड बढ़ाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए ना, ये सारी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो थोड़ी सी जानकारी इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। देखिए, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो भारत के असम स्टेट में स्थित है। इसका यदि हम एरिया देखें तो 430 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए, राइनोस के लिए पूरे विश्व में फेमस है। एक सींग वाले जो गैंडे हैं भारत में सबसे अधिक यहीं पर पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है, सर्दी के टाइम में साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1974 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया था। और यदि हम बात करें इसको कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है, तो 1985 में, और साल 2006 में हमारी सरकार ने इसको बाघ अभ्यारण्य भी घोषित की थी। यदि इस नेशनल पार्क की हम बात करें तो इसको 5 अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। और इसकी जो उत्तरी और पूर्वी सीमा है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और इसकी जो दक्षिणी सीमा है मोरा डिप्लू नदी के द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर एक और नदी बहती है, मोरा धनसिरी। और दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र नदी ना कटाव और गाद यहाँ पर जमा होने के कारण पार्क में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का सपाट विस्तार हो गया है। तो देखिए, आप सब लोग जानते ही हैं कि जो वन्य जीव प्राणी हैं, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे, सबका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबका जो एरिया है ना वो सिकुड़ते जा रहा है, सिमटते जा रहा है।
तो इसी प्रकार की घटना जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में सामने आई है। लोग खुदाई का काम चालू कर दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दे रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, यहाँ तक कि जो रिसोर्ट होते हैं ना, उनका भी एक्सपांसन अब नेशनल पार्क में होने लगा है। तो बताइए फिर, अब जब हम जानवरों के घर में रहने लगेंगे तो जानवर लोग कहाँ जाएंगे फिर। तो देखिए, असम के जो गोलघाट है और नागांव डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर अब जो है प्रोबिंग का केस चालू हो गया। इसके लिए फॉरेस्ट की तरफ से अनुमति मिल गई है कि आप इनकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, लैंड डिगिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं ना, ये सारी एक्टिविटी हो रही हैं एनिमल्स के जो कॉरिडोर है ना वहाँ पर, जो कि इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। इनमें से जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे बड़ा एरिया शेयर करते हैं, 1300 स्क्वायर किलोमीटर का। अब ये दोनों को हम हटा देते हैं, अब बचते हैं 7 कौन कौन से हैं? अमगुरी, बागोरी, चिरांग, देवसुर, हरमाटी, हातिन डांडी एंड कंचनजूरी। ये सारी जो हैं कॉरिडोर हैं। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होते हैं ना, इनको हैबिटेट कॉरिडोर और ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये जो हैबिटेट रहता है ना, आवास स्थल रहता है वाइल्ड लाइफ का, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ताकि हमारी जो एक्टिविटी हैं और जो स्ट्रक्चर हैं वो इस एरिया में ना हो सके। और ये जो एरिया है ना, ये ऊंचाई वाला एरिया रहता है, ताकि बारिश के समय में या फिर जब फ्लड वगैरह आती है तो जानवर निचले वाले एरिया से इस ऊपरी वाले हिस्से में आ जाते हैं अपनी सेफ्टी को देखते हुए। और आगे एक बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 2019 को एक डिसीजन दिया था कि देखिए, जो भी आइडेंटिफाइड नॉट हो एनिमल कॉरिडोर्स है ना, वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी उल्लंघन करता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं यूरोपियन संघ और इंडिया के जो रिलेशन हैं वो किस प्रकार से आगे गहरे होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, ईयू के बारे में, जिसको हम हिंदी में यूरोपियन संघ भी कहते हैं। देखिए, 1 जनवरी 1958 को यूरोप के जो इनर 6 कहे जाने वाले 6 कंट्री है ना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इनके द्वारा रोम की जो संधि हुई थी, इसके माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ का नाम दे दिया गया, जिसकी स्थापना नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ, देख लेते हैं। देखिए, 2013 में एक एग्रीमेंट हुआ था, बाईलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको ये जो टाक हुई थी ना, बातचीत हुई थी, इसको इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था, या फिर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। तो इसे फिर से जो है अभी लागू करने की बातचीत दोनों के बीच में हुई है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में काम करने की बातचीत हुई, जैसे कि कोविड की रिकवरी की प्लानिंग, वैक्सीन के लिए दोनों की तरफ से कोऑपरेशन होना चाहिए, और कनेक्टिविटी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट को एडॉप्ट करने की बात। ठीक है, और इसके साथ साथ में डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें सहयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया है ईयू के द्वारा, जिसमें $150 मिलियन का जो सहायता है ना, ईयू देगा पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ कंसर्न वाली बात ये हो गई है कि सहमति जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर नहीं बन पाई है।
जो वैक्सीन की अभी बात चल रही थी ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कंपनी ने जिसकी भी वैक्सीन की खोज की है तो केवल वो उसे ही बना सके। ठीक है, अभी कंडीशन ऐसी चल रही है कि अन्य कंपनियों को भी मौका देना चाहिए कि नहीं, केवल हम ही अकेले ना प्रोडक्शन कर सकें, आप भी प्रोडक्शन करिए। बस ये है कि आपको एक मुश्त राशि प्रदान कर दी जाएगी। इस पर कोई सहमति लेकिन यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं। आगे कुछ बातें ईयू से रिलेटेड यहाँ पर जिक्र की गई हैं, जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहलाता है। इसने लगभग 50% ये जितना भी प्रोड्यूस करता है वैक्सीन को, लगभग 400 मिलियन डोजेज ना उसका ये एक्सपोर्ट कर चुका है। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि दोनों के बीच में संबंध अच्छे ही हैं, क्योंकि ईयू को इंडिया से रिलेटेड कुछ इशू भी हैं, जैसे कि मार्केट एक्सेस को लेकर इशू है। क्या है, इंडिया ना प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा देता है, जैसे कि वाइन है, डेयरी है, ऑटोमोटिव पार्ट हो गया। ठीक है, इसी के चलते हैं। और दूसरी बात यह है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है ना इंडियन प्रोफेशनल लोगों के लिए वीज़ा देने के लिए, वो भी एक समस्या वाली बात है। एडिशन में यदि हम बात करें ना, तो मोदी गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हुई थी 2015 में, उनको सबको एक्सक्रैप कर दो, ये भी चिंता का विषय था ईयू के लिए। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं WHO से रिलेटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिचय हम देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसका काम है वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ की हाईएस्ट जो संभव दशा है उसको प्राप्त करना, कैसे उनके स्वास्थ्य को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड में कई सारे ऐसे देश रहते हैं, छोटे छोटे देश, जो कि खुद से वैक्सीन बना नहीं सकते हैं, और खुद जिनको डिसाइड करने में ये भी दिक्कत जाती है कि हम इस वैक्सीन को अपने देश में यूज़ करें कि नहीं करें। तो यदि WHO किसी वैक्सीन को अनुमति दे देता है ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अब उनको हरी झंडी मिल जाती है। जो गरीब देश हैं, छोटे देश हैं, वो लोग फिर इस वैक्सीन का इस्तेमाल आँख मूंद के यूज़ कर सकते हैं। तो इस वैक्सीन का नाम हमें याद रखना है सिनोफार्म। ये चाइना के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, जिसको WHO ने हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन लाइट दे दिया है। तो ये तो पहली चाइनीज़ वैक्सीन बनी है जिसने WHO की ग्रीन लाइट रिसीव किया, पहली बार जिसको हरी झंडी WHO ने दिखाया है। तो यदि हम डोज की बात करें ना, इसमें भी आपको 2 डोज लेना पड़ेगा इस वैक्सीन का। और इसके अलावा WHO ने ऑलरेडी इमरजेंसी यूज़ के लिए लिस्ट तैयार कर दी है कि कौन कौन सी वैक्सीन है जिनका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फाइज़र एंड बायोटेक, मॉडर्ना हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनिका। तो पहली चीज़ हम याद रखेंगे, ये चाइना की पहली वैक्सीन है, और दूसरी बात, ये WHO की 6वें नंबर की वैक्सीन है जिसको ये अनुमति दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है इसकी एफिकेसी की। ठीक है, तो 79% इसकी एफिकेसी है, जो ऐसे लोग जिनको सिम्टम है और जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं कोविड-19 के मरीज। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह हो गई है कि देखो, 60 साल से जिनकी एज ओवर हो गई है ना, वो बहुत ही कम लोग क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुए थे, इसीलिए इसकी जो एफिकेसी है ना, इस एज ग्रुप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा WHO का कहना है। इसके बाद हम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सऊदी अरेबिया का मैप। तो सऊदी अरेबिया के नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो ऊपर में इराक के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, उसी से सटा हुआ है फिर कुवैत। कुवैत के बाद जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये है पर्शियन गल्फ, पर्शियन की खाड़ी है।
यहीं पर थोड़ी सी बाउंड्री को शेयर करता है कतर के साथ में, जिसकी राजधानी है दोहा। इसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात पड़ता है पूर्वी हिस्से में, और उसके नीचे फिर पड़ता है ओमान। यदि इसके दक्षिणी हिस्से की तरफ आप जाएंगे तो इधर पड़ेगा यमन, जिसकी राजधानी है सना। और सऊदी अरेबिया का सबसे दक्षिणी हिस्से में पड़ता है गल्फ ऑफ अडेन, अडेन की खाड़ी है। और इससे थोड़ा सा यदि हम आगे चलते पूर्वी तरफ बढ़ते हैं तो अरेबियन सी पड़ता है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी हिस्से में, जिससे ये रेड सी के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो पश्चिमी तरफ में लाल सागर पड़ता है, और इसके यदि ऊपर तरफ हम जाते हैं तो जॉर्डन के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद यदि थोड़ी सी इसकी जियोग्राफी हम देख लें सऊदी अरेबिया की, तो देखिए अरेबियन जो डेजर्ट है ये इस देश का बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। ठीक है, इसमें कई सारे जो डेजर्ट हैं इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे कि अल नफड है उत्तर में पड़ता है, रुब अल खाली ये पड़ता है साउथ वाले हिस्से में। और जो रुब अल खाली है ना, ये विश्व का लार्जेस्ट कंटिजियस सैंड डेजर्ट है। कंटिजियस मतलब ऐसे दो डेजर्ट जिनकी बाउंड्री आपस में शेयर होती है, लगी हुई है जिनकी बाउंड्री। अब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया और जो पाकिस्तान है ना, अब पुरानी जो टाइज थी उनको फिर से रिसेट करने के चक्कर में है। देखिए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पुराने क्या थे, ये एलाई थे, मतलब आपस में सहयोगी रहे हैं। इन्होंने कई सारे एग्रीमेंट को शनिवार के दिन साइन किया है, और जो पुरानी टाइज थी उनको रिसेट करने का काम भी किया है। देखिए कश्मीर का जो डिस्प्यूट हुआ था, इसमें दोनों देशों के ना डिसएग्रीमेंट था। इसके बाद से जो बातचीत का ये दौर अभी चालू हुआ है इनका, कि फिर से हम लोग अपनी टाई को रिसेट करेंगे। और देखिए 2018 की हम बात कर रहे हैं, 2018 से अभी तक ये 7वीं विजिट हो गई है पाकिस्तान में सऊदी अरबिया से। देखिए ज़्यादा कुछ तो डिटेलिंग यहाँ पर नहीं बताई गई है कि कौन कौन से एरिया में ये लोगों का व्यापार रहेगा, किस क्षेत्र में ये ज़्यादा काम करेंगे, क्या सऊदी अरबिया कोई हेल्प करने वाला है। लेकिन यहाँ पर केवल मोटी बात बताई गई है कि बाईलैटरल कोऑपरेशन रहेगा, और कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद गेम्स वाले पेज से ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1980 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, हॉकी के क्षेत्र में। इनका निधन हो गया है। इनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो मिला ही था, इसके अलावा ये इंडिया के कोच भी रहे हैं हॉकी के, और इनको अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इनका नाम है महाराज किशन कौशिक। ठीक है, ये इनकी एज 66 साल बताई जा रही है, और इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे थे। अब यदि हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो पुराने जो ओलंपिक खेल थे ना, वो यूनान के ओलंपिया सिटी में 776 ईसा पूर्व में चालू हुए थे। पहली बार ये जो खेल थे ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेले गए थे। ये खेल तब से 4 साल में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। इसके बाद क्या होता है, रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश में इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं आज के ओलंपिक खेलों। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो प्रतियोगिता है 1896 ईस्वी से चालू होती है। फ्रांस के बेरोन पीरेडी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में शुरुआत हुई। इसका आयोजन भी पुराने खेल की तरह हर 4 साल में किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक ओलंपिक फ्लेम यूज़ की जाती है, जिसकी शुरुआत 1928 में जलाने की गई थी। एम्स्टर्डम ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। 1936 में क्या होता है, बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के जो वर्तमान स्वरूप है ना, उसको अपना लिया गया था। इसी समय से ओलंपिक मशाल को
ठीक है। जहाँ पर खेल आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ तक लाए जाने की प्रथा चलती है। ये जो मसाल है, इसे खेल चालू होने के कुछ दिन पहले ही यूनान का जो ओलंपिया है, यहाँ पर हेरा मंदिर के सामने सूरज की किरणों से इसको जलाते हैं और वहाँ से जहाँ पर भी आयोजन स्थल है अलग अलग खिलाड़ियों के द्वारा इसको लाया जाता है। इसी मसाल से खेल समारोह की विशेष मसाल की प्रज्वलित की जाती है। इसमें 2 अवार्ड का और भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार को 1961 में चालू किया गया था और इसमें खिलाड़ी को 5 लाख रुपए दिया जाता है। खिलाड़ी को न केवल उत्कृष्टता के साथ इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 3 वर्षों में और उस वर्ष में जिसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई है ना, लगातार अच्छा प्रदर्शन वो करते रहे, बल्कि नेतृत्व, लीडरशिप, खेल भावना, अनुशासन, ये सारी चीज़ें भी इसको देते समय देखा जाता है। 2001 से ये पुरस्कार केवल उन डिपार्टमेंट में देते हैं जो नीचे दी गई सीरीज़ में आते हैं, जैसे कि ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप चैंपियन विभाग। ठीक है, ये पहले हो गया है इंटरनेशनल रूप से। दूसरा होता है स्वदेशी कोई खेल हो। तीसरे नंबर में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए यदि कोई खेल खेला गया है। और हर साल अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना। इसके बाद यदि हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इसे 1985 में चालू किया गया था। इसमें उन फेमस कोचों को पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को बहुत सारी सफलता के लिए प्रशिक्षण दिया, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम दिलवाया। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है और जो गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा है उसे भी दी जाती है। इसमें एक साल में 5 से ज़्यादा द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं।